हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशांत एकेडमी। और आज मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है आईबी के ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरल इंग्लिश वाले जो पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले क्वेश्चन में Find the part of the given sentence that has an error। तो यहाँ पे आपको एरर डिटेक्ट करना है। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन में। तो चलिए ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। Any portion of the underground rhizome when broken off is capable of producing a new plant, hence the difficulty of eradicating them when once established। No error। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहीं से देख के आपको पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है। आंसर नंबर 2, एनी पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड राइजोम व्हेन ब्रोकन ऑफ। तो इसमें एरर क्या था, क्यों ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्रोकन ऑफ। ठीक है, ब्रोकन ऑफ होता है, नहीं होता, यहाँ पे एक एफ नहीं होता। ठीक है, ब्रोकन ऑफ होगा, डबल एफ होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हुआ। जो एक्चुअल में जो फ्रेज है, जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक ऑफ। ठीक है, ब्रेक ऑफ, यहाँ पे उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, जो है ब्रोकन ऑफ। इसका मतलब क्या है, कोई चीज जब कट के अलग हो जाए। ठीक है, सेपरेटेड बाय फोर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सेपरेटेड बाय फोर्स। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एरर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एफ दिया गया है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, जब ब्रोकन, क्योंकि ब्रोकन ऑफ या ब्रेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब में दो एफ आते हैं। ठीक है, और ये ऑफ जो है वो एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे ये जो ईडियम दिया गया है वहां पे आपको उसका मीनिंग ढूंढना है। तो क्विट बैंगिंग द ड्रम फॉर दैट कैंडिडेट, ही इज सिंपली नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो यहाँ पे ये जो बैंगिंग द ड्रम है ये एक ईडियम है। हाँ, इस ईडियम का मीनिंग आपको इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। क्या है ऑप्शंस, टू क्रिटिसाइज, टू वॉइस वन सपोर्ट, टू कंपेल, टू बी अग्रेसिव। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा, ये वाला। क्यों होगा, टू वॉइस वन सपोर्ट, इस ईडियम का मतलब ही होता है टू सपोर्ट और एडवोकेट फॉर समवन। ठीक है, मतलब किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, मतलब सपोर्ट करते हैं ना, देखना नहीं कि वो एक्चुअली में डिजर्विंग है कि नहीं, फिर भी उसे सपोर्ट करना, तब ये ईडियम यूज होता है। बैंगिंग द ड्रम। ठीक है, बैंगिंग द ड्रम मतलब जो डिजर्विंग नहीं है उसके लिए सपोर्ट में आप बोले जा रहे हो, उसे एडवोकेट कर रहे हो। ठीक है, उसे प्रमोट कर रहे हो आप, लेकिन देख नहीं रहे कि वो एक्चुअली में डिजर्विंग है भी या नहीं। ठीक है, तब ये इस ईडियम का यूज होता है, बैंगिंग द ड्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। In the following question, some parts of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has error. तो यहाँ पर ये भी एरर करेक्शन ही है, एरर डिटेक्शन ही है। ठीक है, आपको देखना है कौन से में एरर है। ठीक है, neither the severe earthquake or the subsequent famine could demolish the people of the country. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, could demolish the people of the country, neither the severe earthquake or the subsequent famine, no error। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इसमें एरर है। क्यों एरर है, कौन सा वाला पोर्शन, नीदर सीवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन। तो यहाँ पे और द सब्सिक्वेंट फेमाइन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे और है, यहाँ पे और होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीदर है। और कहाँ पे होता है, जहाँ पे ईदर होता है ना, ईदर के साथ और होता है और नीदर के साथ नॉर। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है सेंटेंस में वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे नीदर द सीवियर अर्थक्वेक नॉर द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डिमोलिश द पीपल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे नॉर होता ना कि और।
तो यही पार्ट है, इसी वजह से ये पोर्शन जो है इसमें एरर है, ठीक है। तो आपको ठीक से पढ़ना होता है कि कौन से पोर्शन में क्या एरर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड दैट ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग ढूंढने को बोला गया है। वर्ड क्या है, ल्यूडिक्रस। पहले तो इसका मतलब आपको जानना होगा, ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है समथिंग ह्यूमरसली फनी और रिडिक्यूलस, ठीक है, और या एब्सर्ड, ये होता है ल्यूडिक्रस का मीनिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका क्या बोला गया, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो ऑपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे, ह्यूमरस, जोवियल, प्रोफ्यूज, विम्सिकल। तो यहाँ पे ये जो वो क्या है, ह्यूमरलेस, जोवियल, प्रोफ्यूज, विम्सिकल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ह्यूमरलेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम ढूंढा गया है ना। और हमें पता है ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज ह्यूमरसली फनी और रिडिक्यूल करना, क्या कुछ एब्सर्ड टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये अम्यूजमेंट को दिखाता है ना, अम्यूजमेंट को दिखाता है एक टाइप के। तो लेकिन ह्यूमरलेस क्या है, ह्यूमरलेस में कोई अम्यूजमेंट नहीं होता है ना, इसीलिए ये इसका एंटोनिम होगा। जोवियल भी समथिंग ह्यूमरस, ठीक है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, समथिंग ह्यूमरस। और प्रोफ्यूज का मतलब है अबंडेंट या मच इन क्वांटिटी, तो ये कुछ क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है, इसीलिए ये तो नहीं होगा। विम्सिकल भी सेम ही होता है, समथिंग ह्यूमरस, ओके, ये भी ह्यूमर को ही दिखाता है, इसीलिए ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम ही टाइप की चीजें दिखाता है, मतलब जो ह्यूमरस हो, जो इसका सिनोनिम दिखाए ल्यूडिक्रस का, पर हमें एंटोनिम ढूंढना है, मतलब ऑपोजिट वर्ड जो होगा ह्यूमरलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट substitute or replaces the bracket word segment correctly and completes the sentence meaningfully, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में जो पोर्शन दिया गया है उसे रिप्लेस कौन सा वाला फ्रेज ठीक से रिप्लेस करेगा वो आपको ढूंढना है। तो क्या दिया गया है, a republic is a form of government where country is considered a public matter, not the private concern or property of the rules। तो ये एक्चुअली में एक डेफिनेशन है ना, एक डेफिनेशन है किसका, रिपब्लिक का। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये जो पोर्शन है वेयर कंट्री इज कंसिडर्ड अ, तो इसके जगह पे कौन सा वाला, ये जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे इसकी जगह पे फिट बैठेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो हमें रिप्लेस करना है। तो क्या है इसके ऑप्शन, क्या है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, टू क्या है, इन विच कंट्री इज कंसिडरिंग अ, थर्ड है इन विच कंट्री इज कंसिडर्ड अ, फोर्थ है वेयर द कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड एन, ठीक है। तो ये थर्ड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही है। अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री कंसिडर्ड इज कंसिडर्ड अ पब्लिक मैटर, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इन विच कंट्री इज कंसिडरिंग अ, तो यहाँ आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब यूज होता है, जब कुछ कंटिन्यूअस दिखाया जाए, है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअली में एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन में कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो यही ग्रामेटिकली सही होगा ना, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है जो एक कंटिन्यूअस, मतलब एक ऑनगोइंग एक्शन दिखाया गया है। जब कोई ऑनगोइंग एक्शन दिखाया जाए तब आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, इसीलिए नंबर 2 नहीं हुआ, ठीक है। नंबर 4 क्यों नहीं हुआ, वेयर द कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड एंड, तो यहाँ पे क्या है, एंड हुआ है एंड से। एंड से अगर हम ये एंड हो तो स्टार्टिंग कहां से होगा, पब्लिक मैटर। तो पब्लिक मैटर किससे स्टार्ट होता है, एक कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे एन होगा, नहीं होगा, यहाँ पे आ होगा। तो क्योंकि यहाँ पे एन है, इसीलिए ये फोर्थ वाला भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए फोर्थ वाला भी नहीं है। ओनली द ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इन विच द कंट्री इज कंसिडर्ड अ पब्लिक मैटर, ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों कोई क्वेश्चन में
कौन सा वाला पोर्शन एरर है, क्यों एरर है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग 4 पार्ट्स नीड टू बी रीऑर्डर्ड फॉर कोहेरेंट एंड ग्रामेटिकल सेंटेंस। तो यहाँ पे ये पैराजम्बल है एक, है ना, पैराजम्बल है एक, जहाँ पे सब कुछ जो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है या जो सेंटेंसेस है वो डिसऑर्गेनाइज टाइप से दिए गए हैं, आगे पीछे करके आपको इसे ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, द इल्यूजन दैट द ओरिजिनल पेंटिंग स्टिल हैंग्स, द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर इन द विंटर पैलेस। तो यहाँ पे कौन सा वाला है जो फर्स्ट में आएगा, तो सी में ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, सी में क्या है, द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर इसी से स्टार्ट होगा, क्योंकि इन द विंटर पैलेस इससे तो स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस है, तीनों सेंटेंसेस द से स्टार्ट हुए हैं। द इल्यूजन दैट द ओरिजिनल पेंटिंग स्टिल हैंग्स, तो यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट फ्लो में आएगा। द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर, तो पहला होगा द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर द इल्यूजन दैट द ओरिजिनल पेंटिंग स्टिल हैंग्स इन द विंटर पैलेस। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के समझ में आएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में क्या बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ठीक से ये पढ़े, अगर ठीक से अरेंज करें तो ये एक फ्लो में आता है, ठीक है। द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर द इल्यूजन दैट, अगर हम द इल्यूजन दैट पहले करें, द इल्यूजन दैट द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर द ओरिजिनल पेंटिंग स्टिल हैंग, तो ये ठीक से आएगा फ्लो, नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा वाला फर्स्ट में रख के ठीक फ्लो आता है, ठीक है। तो आपको ठीक से पढ़ के वो चीज आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है, फिर आपको वो अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस को बोला जाता है एथनोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एंटोमोलॉजी, एथोलॉजी, एटिमोलॉजी। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस को हम बोलते हैं एथनोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। एथोलॉजी किसको बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है। और इटिमोलॉजी किसे बोलते हैं, इटिमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी होगी, ठीक है, कि कौन सी स्टडी को क्या बोला जाता है, कौन सी स्टडी को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, जैसे ये एटमोलॉजी को किस चीज का ये स्टडी है, या एथनोलॉजी किस चीज का स्टडी है, इथोलॉजी किस चीज का स्टडी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़ के जाना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। हर स्टडी का एक नाम होता है, हर कोर्स का एक नाम होता है, तो वो कोर्सेज के नाम और उन स्टडीज के नाम आपको पढ़ के जाने होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन आते हैं, ठीक है, बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको ये सिंपली याद रखना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू फिल विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक का फिलर है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो क्या है, either he or I dash leading the team tomorrow। ऑप्शन क्या है, is, are, am, where। तो ये ना बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 5 का बच्चा भी कर पाएगा। either he और I am होगा ऑब्वियसली, क्योंकि I के बाद हमेशा am ही होता है, ठीक है। is भी नहीं होगा, are भी तो नहीं होगा, प्लूरल नहीं है, और where भी नहीं होगा, ऑब्वियसली am ही होगा, ठीक है। इसमें देखने की कोई बात भी नहीं है। क्वेश्चन 9 क्या है, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी वही चीज किया गया है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा गया था, कि यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन से फ्रेज से इसे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, द एबिलिटी टू रीड ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स इज इन टुडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक अ लॉस्ट आर्ट।
ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट दिया गया है, द एबिलिटी टू रीड ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स इन टुडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक अ लॉस्ट आर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, और पढ़ के भी हमें यही पता चला कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो दिख नहीं रहा, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और क्या ऑप्शंस क्या देखे गए थे, हम थोड़ा ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक अ लॉस्ट आर्ट, तो ये सेकंड वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन टुडेज वर्ल्ड ये जो अपॉस्ट्रोफी है वो गलत जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे टुडेज होगा, एक ही दिन के बारे में बोला गया है, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस के पहले होगा ना कि एस के बाद, इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इन टुडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक अ लॉस्ट आर्ट, सीम लाइक अ लॉस्ट आर्ट, तो यहाँ पे क्या है, सीम दिया गया है जो इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सीम्स होगा। सीम्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एबिलिटी है, यहाँ पे सब्जेक्ट एबिलिटी है ना, एबिलिटी है, तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एबिलिटी है इसीलिए यहाँ पे सीम ना होके सीम्स होगा, ये होगा करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम सीम करें तो वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सीम्स या एस कब ऐड होता है, जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, है ना। लेकिन यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बोला गया है, एबिलिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे सीम होगा ना कि सीम्स, ठीक है। एबिलिटी तो एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, हमें पता नहीं होता, हमें पता नहीं है कि उसे, तो अनकाउंटेबल नाउन के केसेस में क्या होगा, तब वहां पे सीम होगा, ये तो सिंगुलर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सीम हो रहा है, सीम्स नहीं। अब फोर, इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन को देख ले क्यों नहीं हुआ, इन टुडेज वर्ल्ड सीम लाइक एन लॉस्ट आर्ट, तो यहाँ पे ये सीम भी गलत है, रॉन्ग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, और ये एन भी गलत है, आर्टिकल भी रॉन्ग है, रॉन्ग आर्टिकल, ये एन दिया गया है, एन लॉस्ट आर्ट होता है, नहीं होता है, ए होता है ना, तो इसीलिए ये तीन ऑप्शंस नहीं हुए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो दिया गया है वही सही है, नो करेक्शन नीडेड, कोई करेक्शन नहीं चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है, इन टुडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक अ लॉस्ट आर्ट, ये एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, इसलिए कोई करेक्शन नहीं किया गया। तो यहाँ पे आंसर्स तो पहले से ही आपको पता हो रह रहा है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं हुआ, और कैसे समझेंगे कि आपकी कौन सा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। करेक्ट तो हमें पता है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, वो तो हमें आंसर कीज में ही मिल जाते हैं, लेकिन क्यों क्यों रॉन्ग है या क्यों वो इनकरेक्ट है, वो हमें थोड़ा देखना पड़ता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे भी सेम जो अंडरलाइन सेगमेंट है, there are many health related benefits in becoming active and participating in local sport and recreational activity, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला जो फ्रेज है वो इसे रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे फ्रेजेस दिए जाते हैं जिनको देखना होता है कि कौन सा वाला यहाँ पे करेक्टली रिप्लेस करेगा, या कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बिकमिंग एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन लोकल स्पोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या बोला गया है, नो इम्प्रूवमेंट, तो पहले से ही हमें आंसर पता है कि यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली कोई इंप्रूवमेंट चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर हम ठीक से स्टेटमेंट को पढ़े, there are many health related benefits in becoming active and participating in local sport and recreational activities में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इस स्टेटमेंट में becoming active and participating in कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को, बिकम्स एक्टिव एंड पार्टिसिपेट्स, तो यहाँ पे बिकमिंग एक्टिव होगा, है ना, बेनिफिट इन बिकमिंग एक्टिव, मतलब ये बेनिफिट के बारे में बोला गया है, तो बेनिफिट तो एक दिन में नहीं होगा, ये ऑनगोइंग एक्शन है, इसीलिए यहाँ पे बिकमिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म
हर जगह पे यूज हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। देयर आर मेनी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स इन बिकमिंग एक्टिव। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक्टिव होना, कहीं पे पार्टिसिपेट करना, लोकल स्पोर्ट में कहीं कभी करके थम नहीं जाना, हमेशा वो पार्टिसिपेट करते रहे स्पोर्ट्स में, तो आपका हेल्थ बेनिफिट रहेगा उससे। तो इसीलिए क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्शन है, यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये पहला वाला नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, बिकमिंग एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेटिंग है, इसके बाद में जो इन है वो इन नहीं दिया गया है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। बिकम एक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नीडेड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखना बहुत जरूरी है एक सेंटेंस में, तो इसीलिए एक सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से आपको पढ़ना होगा। देयर आर मेनी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स इन बिकमिंग एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन लोकल स्पोर्ट। तो यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स किसका, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का और एक्टिव रहने का। तो ये हेल्थ बेनिफिट तभी आएगा जब ये सब कुछ आप रोज करेंगे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, एक दिन करके छोड़ दिया तो नहीं होगा। तो ये एक ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्शन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे अगर किसी ऑनगोइंग एक्शन के बारे में नहीं बोला जाता तब शायद ये ऑप्शंस हो सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पे पहले ही देखा गया है कि यहाँ पे एक ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन नीडेड होगा, ऑलरेडी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स गिवन सिलेक्ट द वर्ड which closely fits the given idiom or phrase। तो यहाँ पे जो idiom एक phrase दिया गया है उसका आपको करेक्ट जो मीनिंग है वो ढूंढना है। तो क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो इसका मतलब क्या है, ये इडियम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं बहुत से एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो इसे आप हमेशा ध्यान में पढ़े, ये इडियम्स बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। टू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सोली ऑन अपीयरेंस। सेकंड क्या है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। थर्ड क्या है, नॉट फीलिंग गुड। और फोर्थ क्या है, अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये सही मीनिंग को दिखा रहा है इस इडियम के। इस इडियम का मतलब क्या है, एक्चुअली में समथिंग बैड, समथिंग बैड टर्न्स टू बी गुड। तो कोई खराब चीज जो बाद में सही लगे आपको, कभी कभी होता है ना लाइफ में कि जब वो चीज हो तो आपको लगे ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो बहुत खराब है, ये क्यों किया, अब मुझे इस जॉब में रिजेक्ट क्यों हुआ, मेरा मैं ये जॉब का इंटरव्यू दिया, मैं क्यों रिजेक्ट हो गया। फिर आपको कुछ दिन बाद पता चला, देखा कि आपने उससे भी अच्छा जॉब आपको मिला। तो क्या हुआ, वो जो अगर आप उस जॉब में ज्वाइन कर जाते तो क्या ये जॉब की अपॉर्चुनिटी इससे उससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती, नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये बोला गया है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब कोई बैड चीज जो पहले आपके साथ हुई है अल्टीमेटली वो आपका भला करे, ठीक है, तब ये ईडीएम का यूज होता है। तो उस हिसाब से ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन, ठीक है। कोई मिसफॉर्चून या कोई भी चीज जो गलत हुआ है, तुम्हें तब लगा कि गलत है, वो अल्टीमेटली बाद में जाके सही रिजल्ट दे, ठीक है। तो इसीलिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या है। सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप। तो यहाँ पे एक पैराजम्बल दिया गया है, तो आपको वो पैराजम्बल देख के करना है, ठीक है, सही तरीके से अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको पहले सारे सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ना होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसे रीअरेंज करना होगा। तो पहला क्या है, पहले एक सेंटेंस को दे दिया गया है, जो फर्स्ट एक इस पैरा का जो फर्स्ट पोर्शन है वो दिया गया है, साइंस प्रोग्रेसेस बाय। अब इसके बाद से आपको जो स्टेटमेंट्स है वो देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, वो इसके बीच के लाइंस होंगे और लास्ट लाइन भी दिया गया है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट में क्या है, साइंस साइंस प्रोग्रेसेस बाय, फिर क्या होगा, फिर होगा क्यों, क्योंकि ऑप्शंस आपको पता है, फर्स्ट से ही आंसर आपको पता है, ठीक है। तो क्यों हुआ, उसके बाद होगा क्यों, क्यों कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो साइंस प्रोग्रेसेस बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये बाय है तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है और बाय एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा, 2 बार तो बाय नहीं बैठेगा, इसीलिए ये सेकंड वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो सकता है ना, लेकिन वेयरएज ये होगा आर वाला, साइंस प्रोग्रेसेस बाय वेयरएज स्यूडो साइंसेस डू, ठीक है। तो ये नहीं होगा साइंस प्रोग्रेसेस बाय, तो किसी से तो साइंस प्रोग्रेस होता है, क्या होता है, ठीक है, किससे साइंस प्रोग्रेस होता है, आपको कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा। वेयरएज स्यूडो साइंस, तो ये किसी और स्यूडो साइंसेस के बारे में ही बोला गया है। नॉट वरी अबाउट, तो इसके बाद तो नॉट वरी अबाउट होने के कोई चांसेस नहीं है, साइंस प्रोग्रेसेस बाय नॉट वरी अबाउट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय में साइंस किससे प्रोग्रेस होगा, उसी के बारे में बोला गया है, तो क्या होगा, साइंस प्रोग्रेसेस बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सेकंड लाइन सेकंड सेंटेंस होगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन क्या होगा, तो हो गया साइंस प्रोग्रेसेस बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे उसके बाद वेयरएज स्यूडो साइंस सीधा नहीं आएगा, ठीक है, नॉट वरी अबाउट ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा, एक बार बाय का यूज हुआ है ना, तो उसके बाद फिर से अब एक, क्योंकि ये एक फ्रेज है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर से और बाय आ सकता है ना, तो उसके बाद पी होगा, और बाय एक्सपेरिमेंटेशन, और बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। साइंस प्रोग्रेसेस बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस और बाय एक्सपेरिमेंटेशंस। तो यहाँ पे ये मीनिंग ठीक से डिकोड हो रहा है ना, कि यहाँ पे साइंस के प्रोग्रेस के बारे में बोला है, किससे प्रोग्रेस होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपको सारे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पहले जानना होगा, पहले मीनिंग को समझे, ठीक है, क्या बोलना चाहता है इनसे, इस पैरा से, चाहे वो जंबल लपी हो लेकिन बोलना क्या चाहता है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सजाइए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद क्या होगा, ये एक पोर्शन खत्म हुआ, अब क्या होगा, whereas pseudoscience do, तो नॉट वरी अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये होगा, नॉट वरी अबाउट तो नहीं होगा, साइंस प्रोग्रेसेस बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस और बाय एक्सपेरिमेंटेशंस, नॉट वरी अबाउट ये नहीं होगा। उसके बाद ये होगा, whereas pseudosciences do not, ठीक है। तो ये उसके बाद ये होगा, whereas pseudosciences do के बाद क्या होगा, जरूर ऑब्जर्वेशंस, ये तो लास्ट लाइन तो नहीं आएगा, उसके बाद ये होगा, डू नॉट वरी अबाउट, डू नॉट वरी अबाउट, उसके बाद लास्ट लाइन आएगा ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो ये करेक्ट ऑर्डर है ना, अगर हम ऐसे पढ़े तो हमें समझ में आएगा ये जो पैरा है अभी वो करेक्ट अरेंज हो गया है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, साइंस प्रोग्रेसेस बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस और बाय एक्सपेरिमेंटेशंस, whereas pseudoscience do not worry about observations and experimentation। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो आपको ऐसे ही सारे लाइंस को पढ़ना होगा,
पहले पढ़ लीजिए, फिर समझने की कोशिश की यहाँ पे बताने की क्या कोशिश की गई है। जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेंगे, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाहिए, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है, तब आप उसे ठीक से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है, इसीलिए ये जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है नॉट फिट टू ईट, तो कौन सा वर्ड है जो इसके मीनिंग का है, ठीक है, वो हमें देखना होगा। तो क्या क्या वर्ड दिया गया है? इनएविटेबल, इनएडिबल, गोरमेट, पोर्टेबल। तो इनएविटेबल का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जिसे प्रिवेंट ना किया जाए, उसका मतलब होता है इनएविटेबल। ठीक है, इनएडिबल का मतलब क्या होता है? इनएडिबल का मतलब होता है जो चीज खाने के लायक नहीं हो, नॉट फिट टू ईट। तो यही है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए आप इनएडिबल का मतलब समझना होगा। ठीक है, उसका मतलब पता होना होगा। इनएडिबल का मतलब क्या है? इनएडिबल का मतलब है नॉट फिट टू ईट। ठीक है, गोरमेट का मतलब क्या है? गोरमेट का मतलब होता है हाई क्वालिटी या डिलीशियस फूड। खाना जब बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही स्वादिष्ट हो, तब ये गोरमेट वर्ड आता है। और पोर्टेबल का मतलब क्या है? पोर्टेबल का मतलब सेफ टू ड्रिंक। जब कोई चीज पीने लायक हो, आप कुछ पी रहे हो, कोई पानी, वो खराब है, मतलब वो पीने लायक नहीं है, लेकिन अगर वो पीने लायक हो तब ये पोर्टेबल वर्ड यूज होता है। मीन्स सेफ टू ड्रिंक, ड्रिंकेबल। ठीक है, जैसे एडिबल होता है मतलब कुछ चीज खाने के लिए सेफ है, मतलब हम उसे खा सकते हैं। वो कभी कभी क्या होता है, खाना पुराना हो गया, खराब हो गया, तो उसे क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, है ना। तो जो खाना हम नहीं खा पाए उसके लिए ये इनएडिबल वर्ड यूज होता है। ठीक है, जब कोई खाना खाने के लिए फिट ना हो, हम वो खाना ना खा पाए क्योंकि वो खराब हो चुका हो, तब ये इनएडिबल वर्ड आता है। ठीक है, तो ये होगा इसका मीनिंग। तो आपको यहाँ पे सारे जो वर्ड्स है उसके मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा वाला वर्ड होगा जो इस फ्रेज को ठीक से रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव एन एरर। तो ये भी एरर, आपको एरर डिटेक्ट करना है। शी हैज बीन ट्राइंग टू कॉल हर मदर सिंस मॉर्निंग, तो नो एरर। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा वाला पोर्शन है जिसमें कोई एरर है या कोई एरर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो नो एरर का है, सेकंड ऑप्शन शी इज बीइंग, और थर्ड ऑप्शन हर मदर सिंस मॉर्निंग, फोर्थ ऑप्शन ट्राइंग टू कॉल। तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है शी इज बीइंग, वही इनकरेक्ट है। पर क्यों इनकरेक्ट है? यहाँ पे कौन सा क्या है जो इनकरेक्ट है? यहाँ पे बीइंग है ना। तो पहले एक चीज आपको देखनी होगी कि ये जो सेंटेंस है शी हैज बीन ट्राइंग टू कॉल हर मदर सिंस मॉर्निंग, ये कौन से टेंस में है? अगर आपको सेंटेंस का टेंस पता हो तो आप इजीली उसमें क्या एरर है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, she has been trying to call her mother since morning, तो पति आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि वो सुबह से कोशिश कर रही है अपनी मम्मी को कॉल करने की, अभी तक कोशिश कर रही है ना। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कैसे समझ में आया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? कैसे समझ में आएगा आपको? किनको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? जब एक्शन स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है वो एक्शन, लेकिन प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसने पास्ट में पहले से ही बहुत देर से वो कॉल करना स्टार्ट किया अपनी मम्मी को, अभी भी कॉल कर रही है लेकिन वो उठा नहीं रही है। शी हैज बीन ट्राइंग टू कॉल हर मदर सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वो कॉल कर रही है, अभी तक वो कॉल हुआ नहीं है। तो मतलब ये जो एक्शन है कॉल करने वाला वो सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, इसीलिए ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें रहता है हैज या हैव प्लस बिन, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऐड होता है, ये होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या इसमें है? शी हैज तो है, ट्राइंग टू कॉल यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पे बीइंग दिया गया है, बीइंग नहीं होके यहाँ पे बीन होगा। ठीक है, तो यही चीज है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे बीइंग दिया गया है पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बीन होगा। ठीक है, यहाँ पे बीन होगा, तो इसीलिए वजह से
इस पोर्शन को, ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको टेंस जानने की बहुत जरूरत है अगर आप ऐसे एरर करेक्शन को करना हो। तो इसीलिए आपको अपना ग्रामर पोर्शन में टेंस का पार्ट भी बहुत आपको अच्छे से करना होगा, नहीं क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही जब एरर करेक्शन आएंगे तो आप उसमें अटक जाओगे, आप ठीक से कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप सेंटेंस कौन से टेंस में है वही पहचान नहीं पाए। अगर वही पहचान नहीं पाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ग्रामर के पोर्शन को भी आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप, तो ये क्या है, ये भी एक पैराजम्बल ही है, ठीक है, एक पैराजम्बल ही है। तो अब हम इसे देखेंगे, इसमें 4 सेंटेंसेस है, एक डिसऑर्डर कंडीशन में है, उसे आपको ठीक से अरेंज करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, देयर वेर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, ठीक है। उसके बाद शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली। उसके बाद क्या है, रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन, कमला केम अलोंग। तो इन चारों में से कैसे समझ में आएगा कि कौन सा वाला पहले होगा, कौन सा वाला बाद में। तो पहले तो ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर ये पैराजम्बल दिया गया है, वो टॉपिक को समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर उस टॉपिक को आपको पता चल गया तो आप उसे ठीक से अरेंज करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रोमी और कमला के बारे में, उसके मैंगोस खाने के बारे में बोला गया है ना, कि उनको मैंगोस खाने का बहुत मन है और वो लोग बहुत ही भूखे हैं, हंग्री है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये है। अब आपको कैसे समझ में आएगी कौन सा वाला, तो इसके हिसाब से, इस बेसिकली इस पैराग्राफ के हिसाब से आप कुछ ना कुछ हो सके तो आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा वो देख लीजिए। पहले सेंटेंस में क्या है, देयर वेर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम। तो यहाँ पे क्या है, ये हिम है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है जो मेल्स के लिए यूज होते हैं, है ना। ये प्रोनाउन मेल्स के लिए यूज होते हैं। और प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, प्रोनाउन हम नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। लेकिन प्रोनाउन के यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन है कौन। तो जरूर ये जो सेंटेंस है जहां पे हिम प्रोनाउन का यूज हुआ है, उससे पहले जो मेल है उसका नाम आया होगा, है ना। इसके पहले वाले सेंटेंस में ये जो मेल जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, उसका नाम इसके पहले वाले सेंटेंस में जरूर आया होगा, तभी यहाँ पे हिम का यूज हुआ है। ये चीज इसके पहले वाले सेंटेंस में जरूर आएगा, तभी यहाँ पे हिम का यूज हुआ है। ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। इसका मतलब इसके पहले वाले सेंटेंस में शायद किसी लड़के का नाम रहा होगा, तभी यहाँ पे हिम आया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली। तो यहाँ पे ये जो शी है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन ये एक फीमेल प्रोनाउन है, मतलब फीमेल्स के लिए ये शी प्रोनाउन यूज होता है। इसका मतलब ये शी यूज होने से पहले भी एक लड़की का नाम शायद आया होगा इस सेंटेंस के पहले। इस सेंटेंस के पहले वाले सेंटेंस में शायद किसी लड़की का नाम आया होगा, तभी यहाँ शी से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद का सेंटेंस देख लेते हैं, रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री। तो ये रोमी क्या है, ये एक लड़के का नाम है ना। तो क्योंकि ये एक लड़के का नाम है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो थर्ड सेंटेंस है ना, ये जो थर्ड सेंटेंस है उसके बाद ये फर्स्ट सेंटेंस आया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हिम है। अब हम देख लेते हैं उसके बाद क्या आया होगा, हिम के बाद शी, क्योंकि ये तो शी से स्टार्ट है, तो इसके पहले शायद किसी लड़की का नाम आया होगा। तो लड़की का नाम कहाँ पे है, लास्ट के सेंटेंस में देख लीजिए, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन, कमला केम अलोंग। तो ये कमला क्या है, ये एक फीमेल नेम है, मतलब ये एक लड़की का नाम है ना, ये एक फीमेल नाउन है, लड़की का नाम है। तो इसके बाद ये जो सेकंड वाला है सेंटेंस वो आ सकता है। तो इसके बाद क्या होगा, फोर्थ वाला सेंटेंस है ना, कमला जिसमें है, उसके बाद आएगा सेकंड वाला सेंटेंस। तो अगर इस हिसाब से हम सजाएं तो क्या होगा, थर्ड वाला सेंटेंस में क्या है, थर्ड RCSQ, तो यही है यहाँ का करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये इसे हम ठीक से ऑर्डरली सजा के इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, नंबर 3, रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री। उसके बाद 1, देयर वेर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम। तो रोमी हमेशा ही
बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और हमेशा ही हंग्री रहता है, हमेशा ही भूखा रहता है। उसके बाद क्या है, देयर वेर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, तो उसके पास कुछ मैंगोज थे पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जस्ट एज ही अबाउट टू ईट वन, जब वो एक खाने जाएगा तभी क्या, कमला केम अलोंग, तभी कमला आ गई। एंड शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली, फिर वो क्या, वो भी वो मैंगोज खाना चाहती थी, इसलिए वो मैंगोज की तरफ देख रही थी, है ना। तो ये है करेक्ट ऑर्डर। तो आपको देखना होता है, कभी कभी ये छोटे छोटे चीजों पे आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। हमेशा ही कभी कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है वो आपको खुद ही से इवॉल्व करने होते हैं। जैसे कि इस पैरा एग्जाम्पल में हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन को देख के आपको समझ में आया कि कौन सा वाला पहले हो सकता है, कौन सा वाला बाद में, क्योंकि जनरली प्रोनाउंस जो होते हैं, एक पैराग्राफ में अगर किसी प्रोनाउन का यूज हुआ है तो जरूर उसके पहले उसका नाउन यूज हुआ होगा। तो वो अगर ये मेल का, जैसे मैंने समझ लिया कि यहाँ पे एक मेल का प्रोनाउन है तो इसके पहले किसी मेल का नाम आया होगा, यहाँ पे फीमेल का प्रोनाउन है, इसका मतलब इसके पहले किसी फीमेल का नाम आया होगा। तो वैसे मैंने उस अकॉर्डिंग इसको मतलब इसको सजा लिया, है ना। तो इस टाइप से आपको देखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग ठीक है और कौन सा वर्ड का स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इजी ही है, अगर आपको स्पेलिंग के ऊपर नॉलेज ठीक है तो आपको ये समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रास्ट है, इसका जो मीनिंग, इसका जो स्पेलिंग है वो ठीक है। डिसिमिलरिटी का भी स्पेलिंग ठीक है। ये कॉन्टियामेंट, ये नहीं होगा, ये कॉन्टेनमेंट, ये होगा करेक्ट स्पेलिंग, तो ये गलत है, इसीलिए यही ऑप्शन ठीक है। सैनिटायर, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कंटेनमेंट का, कीपिंग समथिंग अंडर कंट्रोल। तो जब आप किसी चीज को अपने अंडर कंट्रोल रखें उसका मतलब होता है कंटेनमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मतलब ये इजी ही है, आपको स्पेलिंग जानना होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश आता हो तो ज्यादा कुछ टफ वर्ड तो नहीं दिया गया है, तो ये वर्ड का स्पेलिंग आपको आना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी पार्ट ग्रामेटिकल एरर, तो ये भी आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो क्या है ये सेंटेंस, मॉडर्न पॉलिटिकल प्रैक्टिस इज थॉरोली नाउ परमिएटेड विद अ प्रोडक्टिविस्ट ईथोस। तो यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन है जिसमें कुछ एरर है, मॉडर्न पॉलिटिकल प्रैक्टिस इज थॉरोली नाउ अ प्रोडक्टिविस्ट ईथोस परमिएटेड विद। तो यहाँ पे सारे पोर्शन ही ठीक है, लेकिन इज थॉरोली नाउ इसमें कुछ गलत है। क्या गलत है इसमें, इसमें गलत है, लेकिन क्या गलत है, यहाँ पे क्या है, इज थॉरोली नाउ। तो ये थॉरोली क्या है, थॉरोली एक एडवर्ब है, नाउ क्या है, नाउ भी एक एडवर्ब है ना। तो थॉरोली किस चीज का एडवर्ब है, थॉरोली एडवर्ब ऑफ मैनर। जब हमने पढ़ा था एडवर्ब्स के टाइप तब हमने डिस्कस किया था, तो कि थॉरोली कौन सा टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जैसे एडजेक्टिव्स का एक ऑर्डर होता है, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, ठीक है। वैसे एडवर्ब्स में भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब हो। तो वहां हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले आता है और एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आता है। तो उस हिसाब से देख ले तो ये तो सही है, फिर यहाँ क्यों यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया है। तो वहां पे एक चीज है, ये जो थॉरोली नाउ है, ठीक है, ये एक कंबाइंड फ्रेज है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो थॉरोली नाउन है, ये थॉरोली नाउ है, ये कंबाइंड फ्रेज है। ये फ्रेज सेम फ्रेज में दो एडवर्ब्स का यूज हुआ है ना। सेम फ्रेज में दो एडवर्ब्स का यूज, जब कोई सेम फ्रेज में दो एडवर्ब्स का यूज हो तब वो वाला एडवर्ब पहले आएगा जो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट क्या होगा, इज नाउ थॉरोली, ये होगा करेक्ट, इज नाउ थॉरोली। यहाँ पे नाउ पहले होगा, थॉरोली बाद में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नाउ है वो थॉरोली को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जब कहीं पर मॉडिफाई करने की बात है, हमें पता है कि एडवर्ब भी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है ना। कि एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, प्रोनाउन को भी, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। यहाँ तक एक टोटल होल सेंटेंस को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि एडवर्ब
तो इस केस में क्या हो रहा है, एक फ्रेज में दो एडवर्ब्स का यूज हो रहा है जहां पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे नाउ पहले होगा, ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल प्रैक्टिस इज नाउ थॉरली परमिएटेड विथ, तो यहाँ पे अगर हम नाउ को पहले रखें तो ये पूरे सेंटेंस को यहाँ थॉरली से लेके उसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से नाउ पहले होगा, तो ये होगा करेक्ट, इज नाउ थॉरली, ठीक है। और ये जो था जो इस थॉरली नाउ ये गलत होगा। तो समझ में आया क्यों हुआ? तो इसके लिए आपको एडवर्ब का पोर्शन ठीक से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द वर्ड दैट ऑपोजिट इन मीनिंग, तो यहाँ पे एंटोनिम आपको ढूंढना है, किसका? अपराइज का, ठीक है। यहाँ पे आपको अपराइज का एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। अपराइज का मीनिंग क्या है, पहले जान लेते हैं अपराइज का मीनिंग क्या है। टू इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग, तो जब आपको किसी को इन्फॉर्म करना हो किसी चीज के बारे में, तब ये अपराइज वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इससे एंटोनिम क्या होगा, डिसीव दिया गया है। क्यों? डिसीव का मतलब क्या होता है, मिसलीड करना या फॉल्स इंफॉर्मेशन कभी कभी देना। फॉल्स इंफॉर्मेशन देके भी हम लोगों को डिसीव कर सकते हैं ना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके भी तो डिसीव कर सकते हैं। तो अपराइज का एंटोनिम क्या होगा, डिसीव, है ना। इन्फॉर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्म करना ही बोला गया है। और एनलाइटन का मतलब क्या होता है, टू गिव नॉलेज, है ना, टू गिव नॉलेज। तो इसे एनलाइटन करना मतलब नॉलेज है, तो ये भी एक टाइप का इंफॉर्मेशन देना ही होगा। तो इसीलिए बाकी सारे ऑप्शंस नहीं हुए, लेकिन डिसीव हुआ, क्योंकि डिसीव का मतलब है किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन देके मिसलीड करना, है ना। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स के मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है। वोकैब्स के ऊपर भी काम करना जरूरी होता है। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको ये जो गैप है वो फिल करना है। तो किससे फिल करना है, क्या है ये स्टेटमेंट, द इजिप्शियन मोंगूस इज मेनली डैश ऑल्दो इज समटाइम्स हंट ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे इजिप्शियन मोंगूस के बारे में बोला गया है, उनके बारे में कुछ बोला गया है, लेकिन बाद में बोला गया वो लोग कभी कभी सुबह हंट करने निकल जाते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, तो इसमें कौन सा होगा। तो पहले इसके लिए आपको सारे जो ऑप्शंस है उनके मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वोकैब्स पे ऊपर ध्यान देना इतना जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे आपको मीनिंग का मतलब ऑप्शन की जगह पे भी आपको मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है, कि हर चीज का, शायद वो ऑप्शन करेक्ट ना भी हो फिर भी उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपके आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपने जो मीनिंग मतलब जो ऑप्शन को टिक किया है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो एवरेज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ग्रीड, राइट। एवरेज का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीड। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, समथिंग वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट, राइट, जिसमें कोई सब्सटेंस हो। तो इसका सब्सटेंशियल का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, ओके, नॉक्टर्नल का मतलब है एक्टिव एट नाइट। तो ये समझ में आया, एक्टिव एट नाइट। क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट का मतलब फ्लेक्सिबल, समवन हु इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, मतलब उसे हर काम ही फ्लेक्सिबली करना आता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए, द इजिप्शियन मोंगूस इज मेनली, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज के बारे में बोला गया है जहाँ पे उसका उल्टा बोला गया है बाद के स्टेटमेंट में, ऑल्दो इज समटाइम्स हंट ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ डे में कुछ काम करने मतलब हंट करने के बारे में बोला गया है, तो उसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है जो इसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल क्यों होगा, नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, एक्टिव एट नाइट। तो इजिप्शियन मोंगूस इज मेनली नॉक्टर्नल, मतलब वो नॉर्मली रात में ही एक्टिव रहते हैं, रात में ही इजिप्शियन मोंगूस जो होते थे वो हंट करने निकलते थे, लेकिन कभी कभी ऑल टाइम्स हंट्स ड्यूरिंग द डे, लेकिन कभी कभी सुबह भी निकलते थे। कॉन्टेक्स्ट समझ के, इसके लिए पहले आपको कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके साथ साथ जो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन के आपको मीनिंग को भी समझना होगा, ठीक है। अगर आपको मीनिंग पता होगा तभी आप करेक्ट ऑप्शन वहां से चूज कर पाएंगे। तो इसीलिए वोकैब्स के सेक्शन में भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट इन विच करेक्टली स्पेल। तो यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग ही देखना है ना। तो स्पेलिंग क्या है,
यहाँ पे चारों वर्ड के मतलब गॉर्जियस के चारों स्पेलिंग दिया गया है, तो सही जो वर्ड है उसका स्पेलिंग आपको चूज करना है। इजी क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए, अगर आपको आपका इंग्लिश अगर स्ट्रांग हो तो यहाँ पे स्पेलिंग देखना ज्यादा कुछ टफ नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ACIO में, IB के ACIO ग्रेड 2 के एग्जीक्यूटिव में जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, वो आज मैंने डिस्कस कर लिया। 20 क्वेश्चंस आए थे, है ना, तो लगभग 20 क्वेश्चंस आए थे, है ना, जनरल इंग्लिश से। इसमें कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? एक तो वोकैब्स के ऊपर आए, वोकैब्स से ऊपर क्या क्या ज्यादा आए? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स और फ्रेजेस भी आए, है ना। एक तो शायद फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी क्वेश्चन था, और क्या आए हैं? और आए हैं ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर पोर्शन में भी बहुत आए हैं। कहां से? जब एरर करेक्शन आता है, बहुत सारे एरर करेक्शन आए हैं। इसके लिए आपको जो ग्रामर पोर्शन है उसे स्ट्रांग होना जरूरी है। और पैराजम्बल्स भी आए हैं, है ना। तो इन पोर्शंस को आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है। जब भी कोई प्रैक्टिस करें तो इन पोर्शन से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। एरर करेक्शन ज्यादा करें, पैराजम्बल ज्यादा करें, सिनोनिम एंटोनिम ज्यादा करें, इडियम्स ज्यादा करें, ठीक है। तो कौन सा वाला पोर्शन में ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। आपको ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। इन सारी चीजों को, ग्रामर के लिए सारे ग्रामर के क्लासेस आपको अटेंड करने होंगे, सारे आपके ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ टेंसेस में भी ध्यान देना होगा, है ना। तो उन पोर्शंस में से ज्यादा आ रहे हैं। और वोकैब्स के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम, मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है प्रीवियस के, वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको करने होंगे। तो उसके लिए आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं, वो मैं सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरीज है वो करवा रही हूँ अभी, ठीक है। तो वो अगर आप ठीक से देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आए हैं वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे और एग्जाम देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हैव अ वेरी नाइस डे, वर्क हार्ड एंड टेक केयर।